नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद जनता को पसंद आ रहा है और यही वजह है कि सकारात्मक परिणाम आने पर सीएम एक बार फिर से जनता दरबार लगाने जा रहे हैं ताकि लोगों की समस्या सीधे सुनकर उनका समाधान किया जा सके। शुक्रवार से सीएम मनोहर लाल का जनता दरबार एक बार फिर से लगेगा। महेंद्रगढ़ से सीएम जनता दरबार की शुरुआत करेंगे, तो वहीं शनिवार और रविवार को रेवाड़ी में भी सीएम मनोहर लाल जनता दरबार लगाएंगे। रेवाड़ी के 6 गांव में सीएम जनता की समस्याओं को सुनेंगे। बता दें कि सीएम अभी तक भिवानी, पलवल, कुरुक्षेत्र, सिरसा और महेंद्रगढ़ में जनसंवाद कर चुके हैं। तो सीएम मनोहर लाल अब एक बार फिर से जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। बताते चलें कि इससे पहले भी सीएम का ये कार्यक्रम हुआ था, जो कि भिवानी, पलवल, कुरुक्षेत्र, सिरसा और महेंद्रगढ़ में जनसंवाद कार्यक्रम किया जा चुका है और लोगों की समस्याओं को सुना जा चुका है। और इसी के तहत अब एक बार फिर से सीएम जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। जनता दरबार की शुरुआत महेंद्रगढ़ से की जाएगी और उसके बाद रेवाड़ी में भी लोगों की समस्याओं को सीएम सुनेंगे। जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल का जनता दरबार कार्यक्रम लोगों को अब पसंद आ रहा है और इसी कड़ी में अब इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से सीएम जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत महेंद्रगढ़ से होने वाली है, जिसके बाद फिर रेवाड़ी में सीएम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। तो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में जनसंवाद कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के तहत सीएम आम जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। तो इससे पहले भी सीएम के कई कार्यक्रम हो चुके हैं, जहां पर सीएम ने सीधा जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुना था और इस बार फिर से महेंद्रगढ़ में एक बार पहले सीएम सुनेंगे लोगों की समस्याएं, उसके बाद रेवाड़ी के 6 गांव में सीएम जनता की समस्याओं को सुनेंगे। का जनसंवाद कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के तहत सीएम आम जनता तक पहुंच रहे हैं और लोगों की सीधी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुन रहे हैं। इस दौरान कई समस्याओं का जो कि तत्काल उनका निराकरण किया जा रहा है और कुछ ऐसी समस्याएं जिनका निराकरण नहीं हो पाता है, उनके लिए तत्काल अधिकारियों को आदेश दिए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई तरह की ऐसे जनसंवाद के दौरान तस्वीरें सामने आई थी, जब लोगों ने सीएम से तमाम मुद्दे, चाहे वो बीपीएल कार्ड से जुड़ा हो या फिर उनकी दूसरी समस्याओं हो, तमाम मुद्दों को लेकर सीएम के पास पहुंच रहे थे और कई मामले ऐसे भी सामने आए थे जब तुरंत उन समस्याओं का सीएम ने अधिकारियों को आदेश देकर आधे घंटे के अंदर निस्तारण करवाया गया था। तो एक बार फिर से सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम होना है और इस कार्यक्रम के तहत सीएम जनसंवाद कर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। पहले महेंद्रगढ़ में होगा ये कार्यक्रम, उसके बाद शनिवार और रविवार को रेवाड़ी के 6 गांव में सीएम पहुंचेंगे और इन 6 गांव में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। इस जनसंवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए दूर दराज से ग्रामीण भी सीएम के जनसंवाद में पहुंचते हैं और अपनी समस्याओं को रखा जाता है।
तो काफी ज्यादा सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे थे और इसके बाद एक बार फिर से जनता दरबार लगाने का फैसला लिया गया है और जनता दरबार के जरिए आम जनता के, स्थानीय लोगों की जो भी परेशानियां हैं उनका निस्तारण किया जाता है। खुद सीएम पहुंचते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। तो भिवानी, पलवल, कुरुक्षेत्र, सिरसा और महेंद्रगढ़ ये ऐसी जगहें हैं जहां पर इन क्षेत्रों में सीएम का अब तक जनसंवाद कार्यक्रम हो चुका है और अब एक बार फिर से जनसंवाद कार्यक्रम की दोबारा से शुरुआत हो रही है, जिसके तहत बता दें कि महेंद्रगढ़ और उसके बाद रेवाड़ी में जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी ओपी, सीएम का एक बार फिर से अब जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ कैसे कैसे कार्यक्रम रहने वाला है और क्या जानकारी है आपके पास जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर? देखिए दीपिका, अगर मुख्यमंत्री के जनसंवाद के कार्यक्रम की बात करें तो करीबन 1 महीने के बाद जो है छठा मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम जो है शुरू हुआ है। भिवानी से इसकी शुरुआत हुई थी और इसके बाद कई जिलों के अंदर हो चुका है और बीच में बीजेपी के 1 महीने के कार्यक्रम आने के चलते जो है इन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। आज मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो महेंद्रगढ़ के कनीना गांव से शुरू हो चुका है, जहां पर मुख्यमंत्री ने अब तक जो है वो 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई 6 सड़कों का जो उद्घाटन किया। आज मुख्यमंत्री के मुख्यतः 3 गांव में जो है वो कार्यक्रम है, जिनमें महेंद्रगढ़ में कार्यक्रम शुरू हो चुका है, इसके बाद कनीना और उसके बाद खरोड़ा जो गांव है वहां पर मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे और ये कार्यक्रम भी जो है अगले 3 दिन तक चलेगा। जी बिल्कुल ओपी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में ये भी पहले की तस्वीरें हमने देखी है जब दूर दराज से लोग पहुंचते हैं और अपनी समस्या सीएम के पास रखते हैं, उनका निस्तारण भी किया जाता है। देखिए दिव्या, ये जो जनसंवाद का या मुख्यमंत्री का जिलों का दौरा होता है, ये एक ऐसा मौका होता है जब लोग अपनी शिकायतें लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास जाते हैं और उन शिकायतों का जो है मौके पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शतवत शास्त्री जी जुड़ गए हैं। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। आप एक बार फिर से देखिए, सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इससे पहले भी जो तस्वीरें सामने आई थी जहां पर काफी अच्छा रुझान देखने को मिला था, बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर सीएम के पास पहुंच रहे थे। शास्त्री जी, आवाज यही है कि आम आदमी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के अनेक ऐसे साधन है जहां मुख्यमंत्री सब लोगों की शिकायतें हैं, लेकिन नहीं कर पाते। तो उन सब के लिए गाँव में यानी 1-3 जगह बैठने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई गांव, कोई व्यक्ति, कोई समस्या ऐसी रहेगी होगी जिसके बारे में उनको पता ना चले या उन लोगों को पता ना चले कि माननीय मुख्यमंत्री आज अपने क्षेत्र में है। और जनसंवाद से मतलब ही है कि वो आम आदमी से बात है। इसके बाद भी उन्होंने इस विषय को एक जनसंवाद पोर्टल भी बना दिया। उसके बाद भी तो आज की मेहनत के 3 विधानसभाओं के कार्यक्रम हो गए थे, एक बाकी थी अटेली का, वो अटेली के आज के कार्यक्रम रखे गए। जी बिल्कुल। सतवत जी, ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि देखिए इससे पहले जब जनसंवाद कार्यक्रम हुए हैं, विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं इस कार्यक्रम को लेकर और राजनीतिकरण करने की भी पूरी तरह से कोशिश की गई है इस संवाद कार्यक्रम को लेकर। राजनीति करेंगे तो है, और जब एक व्यक्ति कोई कार्यक्रम करता है तो उसके सकारात्मक नकारात्मक के लोग उसके ऊपर अपने अपने टिप्पणियां करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जन समस्याओं को लेकर राजनीति में लोगों तक सुविधा सरकार की पहुंचे, सरकारी योजनाएं उनको पता चले, उनकी डिलीवरी वहां तक हो और आम आदमी उसका लाभ ले सके, इसके लिए प्रयास करती है। बाकी पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने के लिए और राजनीतिक हित साधने के लिए काम करते, चाहे सत्ता हो, सत्ता या पार्टी हो। वो कभी जन सामान्य की बात नहीं करती, चाहे कांग्रेस हो तो चंद लोग की सरकार हो, इन लोगों की थी तो चंद लोगों की सरकार थी। यानी आम व्यक्ति की सरकार नहीं है,
ये बाकी पार्टियां तय करती हैं कि हमारी सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है जब वो ये कहती है कि आम व्यक्ति की सरकार है, आम व्यक्ति के अंदर उनकी बात सुनी और समझी जाती है और उनको निराकरण करके उनका समाधान भी किया जाता है। जी ठीक है शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम अब जनता को पसंद आ रहा है और इन कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम की वजह से एक बार फिर से सीएम का जनता दरबार कार्यक्रम आज से उसकी शुरुआत की जा रही है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से अगली खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा सीएमओ में एक और नियुक्ति की गई है। एचसीएस नरेंद्र पाल मलिक को हरियाणा सरकार के ओएसडी का पद दिया गया है। इसकी जानकारी प्रदेश सरकार ने नियुक्ति के लिए जो आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करके दी थी। वहीं फरीदाबाद के सेहतपुर इलाके में बिजली के तारों की चपेट में आने से 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बीएसएनएल की फाइबर केबल डालने का काम चल रहा था। इसी कड़ी में बिजली के तारों में ब्लास्ट हुआ और पास से गुजर रहे 2 बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो फरीदाबाद से जानकारी साझा कर रहे हैं जहां पर सेहतपुर इलाके की ये घटना, बिजली के तारों के चपेट में आने से 5 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक बीएसएनएल की फाइबर केबल डालने का काम चल रहा था और उस दौरान बिजली के तारों में ब्लास्ट हुआ और वहां से गुजर रहे 2 बच्चों समेत 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। ट्रांसफार्मर फट गया था। आप क्या कर रहे थे? दुकान गए थे फ्रेंड के साथ। पढ़ते हो? यस। तो स्कूल से बाहर सामान लेने, चीज ले रहे थे? यस। बैग रखे छुट्टी के बाद अभी क्लास में आई थी तुरंत। अच्छा। आए बैग रखे, लंच नहीं लाए थे तो मम्मी ने पैसे घर से पैसे लाए थे, दुकान गए थे तो वहीं पे ट्रांसफार्मर फट गया। ट्रांसफार्मर का तेल छिटक गया। अरे उसी खंबे के पास हम सब खड़े थे जहाँ पे ट्रांसफार्मर है और एक भाई की वहाँ से आवाज ब्लास्ट किया जैसे बम का आवाज हो गया। बम जैसे आवाज हुआ और ये इधर गिर गया, वो मैं उधर गया, 3-4 वहीं पे गिर पड़े। पता नहीं चला कि हुआ वहाँ पे क्या हुआ था। तो फरीदाबाद की ये घटना जहां पर बिजली के तारों में ब्लास्ट हो गया है। बिजली की चपेट में आने की वजह से 5 लोग घायल हो गए हैं। बताते चले कि बीएसएनएल की फाइबर केबल डालने का काम चल रहा था और उस वक्त ये घटना हुई है जिसमें 2 बच्चों समेत कुल 5 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है। बच्चे का कहना है कि वो नजदीक से गुजर रहा था जिस वक्त ये हादसा हुआ है और बच्ची भी इस हादसे की जद में आ गई है। तो वजह बताई जा रही है कि बीएसएनएल के फाइबर केबल डालने का काम चल रहा था और इसी दौरान ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने की वजह से 5 लोग घायल हो गए हैं जिनका इलाज जारी है। तो फरीदाबाद के सेहतपुर इलाके की ये पूरी घटना है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मोनू, किस वक्त की ये घटना है और इस तरह की ये घटना हुई है, क्या पहले से कोई सतर्कता नहीं बरती गई थी ताकि इस तरह का बड़ा हादसा ना हो? 5 लोग घायल हुए हैं।
का ये सारा मामला है। मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में जितने भी सरकारी जो काम होते हैं या कोई अन्य काम होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ठेकेदार होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटों को लेकर के कहीं ना कहीं जो लेबर के साथ जो है वो लापरवाही करते हुए दिखाई देते हैं। जिस तरीके से बीएसएनएल का तार डालते समय जो हाई टेंशन से जो तार टकराया और तार टकराने के बाद जिस तरीके से जो वहां पर ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के चलते जो है स्कूल के 2 छात्र वो पूरी तरीके से झुलस गए। और उसके साथ मैं बता दूं ये सारा हादसा सरकारी स्कूल के सामने का है और उसके साथ ही साथ स्कूल के पास जो है 3 लोग और खड़े थे, वो भी इस जो है आग में वो भी झुलस गए और करंट भी लगा और तो वो आग में भी झुलस गए। तो झुलसने के साथ साथ बच्चों के जो कपड़ों में है और जो स्कूल का जो बैग था उसमें जो अचानक इस तरीके से आग लग गई कि और जो है वहां पर अफरा तफरी मच गई और जैसे लोग जो है वहां पर भागे और कहीं ना कहीं उस तार को भी खींचा जो हाई टेंशन पर लटका हुआ था, जिसकी वजह से जो ब्लास्ट हुआ था, तो उसको भी कहीं ना कहीं वहां से हटाया और उसके साथ ही लोगों ने उन बच्चों को जो है दबाने की कोशिश करी और आनन फानन में जो है उन बच्चों को हॉस्पिटल लेकर के पहुंचे। 500 लोगों को जहां पर सरकारी अस्पताल बीके हॉस्पिटल में पहुंचे, उनका वहां पर इलाज चला। और उसके साथ ही बता दूं कि जो लोग थे अन्य, उन्होंने जो है हॉस्पिटल के साथ साथ जो प्राथमिक जो इलाज था उसको लेने के बाद में जो है कुछ लोग उन अपने परिजनों को या जो अपने रिश्तेदारों को वो अपने जो निजी जो हॉस्पिटल है वहां पर लेके चले गए, वहां पर भी इलाज के लिए लेके गए हैं। तो इस तरीके के हालात यहाँ पर देखे गए कि कहीं ना कहीं जो बीएसएनएल की जो तार डाला जा रहा था वहां पर किसी तरीके का कोई सेफ्टी इंतजाम नहीं थे, जो वर्कर थे उन पर भी किसी तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही जरूर देखी गई है। जी मोनू, अब ये देखिए समझने वाली और सोचने वाली बात होगी कि चंद कदमों की दूरी पर स्कूल है जहां पर हर उम्र के बच्चे भी पहुंचते हैं। अब ऐसे में देखिए ये कितनी लापरवाही वाली बात है कि इस तरह का जो ब्लास्ट होता है वो स्कूल के जो सामने हो रहा है, यानी कोई सतर्कता नहीं बरती गई है, बच्चों की मासूमों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये मासूम स्कूल तो स्कूल साथ ही जिस तरीके से जहां पर हाई जो बीएसएनएल की तार डाली जा रही थी वहां पर जो है रहवासी इलाका है, रिहायशी इलाका है, आसपास मकान बने हुए हैं। स्कूल के साथ साथ जो रिहायशी इलाके के जो लोग हैं उनको भी खतरे में डालने का काम यहाँ पर किया गया। जिस तरीके से किसी तरीके की कोई सख्ताई यहाँ पर नहीं बरती गई है या किसी तरीके का कोई सूझबूझ के तरीके से यहाँ पर काम नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं जो बीएसएनएल की जो कर्मचारी है जिस तरीके से उन्होंने तार यहाँ पर डालने का जो काम किया है, या वो ठेकेदार के द्वारा डाला गया हो, चाहे वो जो बीएसएनएल की तरफ से डाली गई हो, तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है वो कर्मचारियों के चलते उन वर्करों के साथ कहीं ना कहीं लापरवाही और कहीं जो रहवासी इलाके के लोग हैं उनको खतरे में डाल करके, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको खतरे में डाल करके इस तरीके का यहाँ पर काम किया गया। तो कहीं ना कहीं इस बिजली के कट को करा करके या कोई ना कोई सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट को लेकर के यहाँ पर काम होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही जरूर यहाँ पर ठेकेदारी और कहीं ना कहीं महकमे के अधिकारियों की तरफ से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट के किसी तरीके के कोई इंतजाम नहीं होते और इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। जिस तरीके से सैदपुर गाँव में बीते कल जो हुआ है कि 5 लोग काफी बुरी तरीके से झुलस गए, कहीं ना कहीं इसमें 2 बच्चे जो छात्र थे स्कूल के वो भी झुलस गए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की लापरवाहियां यहाँ पर साफ तौर से देखी जा सकती है। जी बोनू, अब क्योंकि हादसा तो हो गया है, ऐसे में मैं अब ये समझना चाहूंगी जो घायल हुए हैं जिनमें बच्चियां भी शामिल हैं, तो अब उनकी क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि इलाज के लिए तो अस्पताल भेज दिया गया है। देखिए कुछ जो निजी हॉस्पिटल में है उनकी भी तबीयत सही है, जो सरकारी हॉस्पिटलों में जिनका इलाज चल रहा है तो कहीं ना कहीं खतरे से बाहर है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल स्थिति उन बच्चों की अब होती हुई जा रही है, तो वो इलाज डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब वहाँ के प्रत्यक्षी जो खड़े हुए थे मौके पर, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर लापरवाही हुई है तो कहीं ना कहीं विभाग को सोचना चाहिए कि जो बीएसएनएल के तार डालते समय कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई किसी तरीके की कोई हेलमेट कर्मचारियों पर नहीं थे और तार अचानक से किसी क्रेन का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं जो तारों को जो डाला गया
मैं आपको बता दूं, जो वो तार जो है वो जो फेंका, तो फेंकने के बाद हाई टेंशन में तार जो है इलझ गया और उसके चलते एक बम की तरह ब्लास्ट यहाँ पर हुआ, जिसके चलते 2 बच्चे भी झुलस गए और 3 अन्य लोग। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी खतरे में डालने वाली बात यहाँ पर देखी गई। तो इंस्ट्रूमेंट जो प्रत्यक्षी है वो भी बड़े हैरत में पड़ गए कि किसी तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर नहीं है और हाई टेंशन के नीचे इस तरीके से तार डालना खतरे से खाली नहीं है। कहीं ना कहीं इस तरीके से कॉलोनी वासियों को, स्कूल के जो छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं खतरे में धकेलने वाली बात यहाँ पर देखी जा सकती है। ठीक है मोनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिहोवा में युवती की हत्या का मामला सामने आया है। अनिल कालेरा उर्फ प्रिंस नाम के युवक पर परिजनों ने युवती की हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक आरोपी ने युवती का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी है। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसके शव को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया है। जब शरीर पूरी तरह से नहीं ज्वला तो युवती की अर्धज्वली शव को आरोपी ने यमुना नदी में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिहोवा के डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार पहले आरोपी प्रिंस के मकान में किराए पर रहता था। परिवार के पास 2 बेटियां हैं और उनकी बड़ी बेटी और अनिल के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच अनिल काम के सिलसिले से पुर्तगाल चला गया। जैसे ही अनिल को इस बात का पता चला कि उसकी प्रेमिका गर्भवती हो गई है तो वो 15 जुलाई 2023 को पिहोवा आ गया। 17 जुलाई 2023 को अनिल और दोनों बहनों को लेकर यह कहकर घर से निकला था कि वो कार में अमृतसर घूमने के लिए जा रहा है, लेकिन वो दोनों बहनों को कुरुक्षेत्र के निजी अस्पताल ले गया, जहां पर उसने अपनी प्रेमिका का चेकअप करवाया और इस दौरान उसकी प्रेमिका की छोटी बहन से किसी बात को लेकर बहस हो गई। अस्पताल से आने के बाद आरोपी ने प्रेमिका को तालहुडी गांव उतार दिया। लड़की पिछले लगभग 4-5 दिन से मिसिंग है और उनको किसी के ऊपर शक था। प्रिंस वासी शहर बेवा का है, उसके ऊपर उन्होंने अपना शक जाहिर करा था। उसके बाद मुकदमा हमने 346 मिसिंग पर्सन का दर्ज करा था, जिसका मुकदमा नंबर 202 है। दौरान तफ्तीश लड़की की मदर को भी जब शामिल जांच करा गया तो उन्होंने भी प्रिंस के ऊपर अपना शक जाहिर करा। उसके बाद प्रिंस को अपने पूछताछ के लिए बुलाया तो प्रिंस ने ड्यूरिंग पूछताछ के लिए माना कि उसने दिनांक 17/7/2023 को वह लड़की को मिला था और लगभग शाम को उनकी किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। उसके बाद उसने इस लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी थी। वहीं रेवाड़ी में झमाझम बरसात के साथ ही गांव कालुवास के जोहड़ ओवरफ्लो हो गए हैं और पानी घरों में घुस गया है, जिससे वहां एक ग्रामीण का शौचालय गिर गया। वहीं कई घरों में दरार आ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सीएम के कार्यक्रम में पहुंचकर वे जोहड़ के पानी की निकासी की फरियाद लगाएंगे। और गांव की पिंकी ने कहा कि पिछले कई दिनों से हो रही बरसात से उनके गांव के जोहड़ भर गए हैं। अब गांव का गंदा पानी उनके घरों की दीवारों में जमा हो रहा है। पानी उनके मकान की नींव में घुस रहा है। जोहड़ के पानी की निकासी नहीं होने से ग्रामीणों में रोष उत्पन्न हो गया है और एकत्रित पानी की निकासी नहीं होने की वजह से ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि वे पिछले कई दिनों से इस गंदे पानी की मार झेल रहे हैं। 3 दिन हो गए जी गांव से पानी निकालने के लिए ना। हमने अपने प्रयास पे अपने सतर के ऊपर पंखा, मतलब वो जो ट्रैक्टर के पंखा लगता है वो भी लेके आए हैं, नई मोटर खरीद के लेके आए हैं, लेकिन उससे कोई हल नहीं हो रहा। जब तक प्रशासन हमें बड़ा पंखा नहीं देगा, खेतों में मतलब फरियाद नहीं करेगा, जमींदारों से रिक्वेस्ट नहीं करेगा पानी निकालने के लिए, तब तक ये कोई समाधान नहीं होगा। और ये पूरी हरिजन बस्ती परेशान है 1 सप्ताह से लेकर। मेरे को समस्या यह है, मेरा मकान कति डूब चुके हैं और 4-5 दिन होगा हमने ना खाया ना सोया। ठीक, हम बहुत परेशान आ रहा। मकान बिल्कुल पट्टे पड़े हैं, ना हमारी कोई सुनाई कर रहा है। जो हमारा लेवल में पानी था हमने निकाल दी होगी। वैसे आगे हमारा बस की ना कोई आगे सुन रहा, ना कोई उरे सुन रहा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।